अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीमेसी या सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, फिर इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ये कैसे सोवरन बनी, उसके बाद पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी होती क्या है, उसके बाद इसकी एग्जाम्पल्स ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, जिसमें हमें पता चलेगा किस तरह से लोगों की हेल्प होती है, जिसमें पब्लिक राइट या प्राइवेट राइट्स की बात की जाएगी। उसके बाद लिमिटेशंस, कहाँ पर ये अपनी सोवरेनिटी जाहिर नहीं कर सकती, इसकी लिमिट होती है, ये सब कुछ हम देखेंगे इसी वीडियो में। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इसके इंट्रोडक्शन, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो यूके की पार्लियामेंट है उसके दो हाउसेस हैं। एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कि एलीट क्लास लोग होते हैं और उनके पास पावर बहुत ज़्यादा थी की बात कर रहा हूँ। अब क्यों नहीं है वो सारा हम इसके ओरिजिन के बाद देखेंगे। तो दूसरा जो हाउस है वो हाउस ऑफ कॉमन है, जिसमें जो सिलेक्टेड पीपल नहीं होते बल्कि इलेक्टेड पीपल होते हैं जो वाकई डिजर्व करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर भी इन्हीं में से होता है। और इनके पास पहले पावर बहुत कम थी, अब पावर बहुत ज्यादा है। अब इनके पास पावर ज्यादा कैसे हुई? एक एक्ट पास हुआ, पार्लियामेंट्री एक्ट 1911 और 1949 में। इस एक्ट ने क्या किया? इस एक्ट ने जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे उनकी पावर को कम कर दिया और हाउस ऑफ कॉमन की पावर को बढ़ा दिया। और जो पार्लियामेंट थी वो बड़ी ही सॉवरन हो चुकी थी, सुप्रीम हो चुकी थी। और ये कब हुआ? जब एक एक्ट पास हुआ, यूरोपियन यूनियन विथड्रॉल एग्रीमेंट, विथड्रॉल एग्रीमेंट जब ये पास हुआ 2020 में, तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। लेकिन ये नहीं कि यहाँ पे आके जो पार्लियामेंट है वो सॉवरन हुई। इससे पहले जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई थी वहां तक आके जो पार्लियामेंट थी वो सुप्रीम हो चुकी थी। वो कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ ओरिजिन में हम वो देखेंगे। लेकिन जब यहाँ पे सोवरेनिटी जो है वो पार्लियामेंट की हो गई, तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में क्या है, आर्टिकल 2A देखा जाए तो जो सोवरेनिटी है वो बिलोंग्स टू अल्लाह, मतलब कुरान और सुन्नत से कोई भी कानून बनाया जाए तो वो सबसे सोवरन होता है। लेकिन बरतानिया की अगर बात की जाए तो वहाँ पे सोवरेनिटी क्या है? वहाँ पे सोवरेनिटी है पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट चाहे कुछ भी कानून बना सकती है और कोई कोर्ट उसे चैलेंज नहीं कर सकता कि ये कानून आपने सही नहीं बनाया या इसमें ये अमेंड करनी चाहिए। ये सिर्फ पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। अब यहाँ पर हमारे पास सवाल आता है कि पार्लियामेंट इतनी सुपीरियर, इतनी सुप्रीम कैसे हो गई कि उसे कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता? जैसे कोई गॉड को चैलेंज नहीं कर सकता हमारे कंट्री में, इस्लामिक कंट्री में, वैसे कोई पार्लियामेंट को चैलेंज नहीं कर सकता बरतानिया में। तो ऐसे कैसे हो गया? तो इसकी ओरिजिन की तरफ चलते हैं। तो इसका ओरिजिन स्टार्ट होता है 1539 प्रोक्लेमेशन ऑफ द क्राउन एक्ट 1539। इसमें क्या हुआ? इसमें जो क्राउन था, जो किंग था, उसको लेजिस्लेट करने की, कानून बनाने की पावर दी गई। बगैर पार्लियामेंट के साथ कोई भी, मतलब उनकी इजाज़त के बगैर आप कानून बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा काम भी किया गया। एट द सेम टाइम कॉमन लॉ को एक्सेप्ट किया गया। कॉमन लॉ क्या होता है? जज मेड लॉज या फिर ऐसे सच ट्रिब्यूनल्स मेड लॉज, इन्हें एक्सेप्ट कर लिया गया। और साथ ही साथ स्टैट्यूटरी लॉ को भी एक्सेप्ट कर लिया गया, मतलब जो पार्लियामेंट के बने हुए स्टैट्यूट्स होते हैं उन्हें भी एक्सेप्ट कर लिया गया। और पार्लियामेंट ने एक और काम किया, जो रॉयल प्रोक्लेमेशंस होते थे, यानी कि जो शाही ऐलानात होते थे, उसके खिलाफ अगर कोई बोलता था, उसे ब्रीच करता था, तो उसे डेथ पेनल्टी दी जाती थी, सजाए मौत दी जाती थी। तो उन्होंने वो खत्म कर दिया। यहाँ पर बड़ी ही सियासत खेली गई। एक तरफ उन्हें लेजिस्लेट के राइट दे दिए गए और दूसरी तरफ सारा कुछ हड़प लिया गया। अब इसके बाद 1610 में क्या हुआ? 1539, उसके बाद 1610 में द केस ऑफ प्रोक्लेमेशन हुआ, जिसमें क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट थी उसको ओनली बॉडी बना दिया गया। सिर्फ जो पार्लियामेंट है वही कानून बना सकती है, लेकिन जो किंग है, जो क्राउन है, वो सिर्फ उसे इन्फोर्स करवा सकता है। यहाँ पे जो उसे पावर दी गई थी वो वापस खींच ली गई। इसके बाद क्या हुआ? जब ये एक्ट हुआ तो उसके बाद सिविल वॉर शुरू हो गई, रॉयलिस्ट वर्सेस जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनके दरमियान। और कब तक रही? 1639 से
1653 तक ये सिविल वॉर चलती रही। यहाँ पे जो रॉयलिस्ट थे उनकी डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड ये थी कि जो तमाम पावर है वो किंग के पास होनी चाहिए और जो डेलीगेट होगी तब वो पार्लियामेंट के पास जाएगी। लेकिन जो पार्लियामेंटेरियंस थे उन्होंने यहाँ पर उन्हें चैलेंज किया। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा बेनिफिट या बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझ लें वो रह गई थी, जो कि थी टैक्सेशन। क्योंकि जिनकी इकोनॉमी मजबूत हो जाती है वो हाकिम बन जाते हैं, वो प्रिवेल कर जाते हैं। तो यहाँ पर टैक्सेशन जो था उसके दोनों साइडों पे, एक तरफ पार्लियामेंट थी और दूसरी तरफ मोनार्क था यानी क्राउन था। तो दोनों में से जो भी टैक्सेशन को ले जाएगा, और ये पीरियड कौन था? पीरियड था स्टुअर्ट, UART, स्टुअर्ट जो किंग था उसका ये पीरियड चल रहा था। और इसमें ये जंग छिड़ी हुई थी कि टैक्सेशन को हम लेंगे, वो कह रहे थे हम लेंगे, लेकिन पार्लियामेंट ने उसे ले लिया और वो प्रिवेल कर गए। लेकिन जो टैक्सेशन पार्लियामेंट के पास गया वो डायरेक्ट टैक्सेशन था। और ये दौर किसका था? एडवर्ड का था, एडवर्ड वन। इसका ये दौर था जब जो पार्लियामेंट थी उसने जो टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन था। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क ये होता है, डायरेक्ट वो होता है जो कहीं पे ट्रांजैक्शन होती है, कोई प्रॉपर्टी होती है, कोई पर्सन होता है, उस पर डायरेक्ट जो हमें टैक्स पे करना पड़ता है वो डायरेक्ट होता है। और जो कोई आइटम्स खरीदते हैं, कोई प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, कोई शेयर खरीदते हैं, उस पे जो हमें टैक्स पे करना पड़ता है वो इनडायरेक्ट होता है। जो इनडायरेक्ट वाला था वो क्राउन के पास था, उसी के पास ही जा रहा था। लेकिन इस पर जो डायरेक्ट था उस पर गालिब हो गई थी पार्लियामेंट। और फाइनली 1689 में बिल ऑफ राइट आ जाता है। बिल ऑफ राइट में क्या होता है? लेकिन इसके साथ ही साथ ग्लोरियस रेवोल्यूशन साथ साथ ही चल रही होती है, इससे पहले बल्कि वो आ चुकी होती है। तो बिल ऑफ राइट में क्या होता है? बिल ऑफ राइट में जो किंग जेम्स होता है वो अपनी पावर का गलत यूज करता है, जिसकी वजह से उसे हटा दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि जो भी अब क्राउन कुछ एक्ट करेगा वो पार्लियामेंट की इजाजत के बगैर नहीं कर सकेगा। और लास्ट पर जो एक्ट आता है वो होता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701 या 1700 भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो जुडिशरी होती है उसे आज़ाद कर दिया जाता है और जो पार्लियामेंट होता है वो सुप्रीम और एब्सोल्यूट हो जाता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। सबसे पहले सोवरेनिटी क्या होती है? सोवरेनिटी होती है डोमिनेंट अथॉरिटी या सुप्रीम पावर, सबसे ऊपर वाली पावर। और पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी क्या होता है कि पार्लियामेंट के पास ऐसी सोवरेनिटी होती है, ऐसी पावर होती है कि वो कोई भी कानून बना सकती है और किसी भी कानून को खत्म कर सकती है और कोई कोर्ट ओवर रूल नहीं कर सकती कि ये कानून आपने गलत बनाया या ये कुछ वायलेट कर रहा है। कुछ भी वो कानून बना सकते हैं। इस पर डाइसी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता है। डाइसी कौन है? डाइसी एक जूरिस्ट है जो कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता है। 3 पॉइंट्स देता है कि जो पार्लियामेंट है कोई ऐसा कानून नहीं जो वो बना ना सके, और कोई ऐसा कानून नहीं जिसे वो हटा ना सके, और कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं जो कह सके पार्लियामेंट को कि ये फला आपका जो कानून है ये वॉइड है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है एग्जाम्पल्स ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। सोवरेनिटी जो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी उसकी एग्जाम्पल्स कहाँ है? सबसे पहले पब्लिक राइट्स में। पब्लिक राइट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है बिल ऑफ राइट। बिल ऑफ राइट, जैसे कि हमने पहले ही बात की थी, जो किंग जेम्स था उसने अपनी पावर का गलत यूज किया था तो उसे हटा दिया गया था और ये बोला गया था कि जो मनार्क है आइंदा से वो पार्लियामेंट के कंट्रोल में रहेगा, उससे पूछे बगैर कोई भी कानून नहीं बन सकेगा। दूसरा पॉइंट आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसमें क्या हुआ था? इसमें यही बोला गया था कि जो सक्सेशन है क्राउन की, मतलब जो एक सीक्वेंस से चले आ रहे हैं, पहले बाप फिर बेटा, वो खत्म कर दी गई, बल्कि जो पार्लियामेंट बोलेगी उसे क्राउन में बिठाया जाएगा, उसे एज अ किंग लाया जाएगा। और इसमें एक और चीज ऐड हुई थी कि जो जुडिशरी होगी अगर उसमें कोई जज बड़ा अच्छा काम करता है तो उसके टेन्योर की हिफाजत की जाएगी। उसके बाद अगला पॉइंट आता है ट्रीटी ऑफ यूनियन। इसमें क्या हुआ था? जो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड थे वो दोनों इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, लेकिन उन्हें एक कॉन्स्टिट्यूशन, बर्तानिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर लाकर एक कर दिया गया था। तो ये है ट्रीटी ऑफ यूनियन। और ये सारे काम क्यों हो रहे हैं? पब्लिक राइट, मतलब सुप्रीमेसी रिगार्ड एज पब्लिक राइट, जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है उसके अंडर ये सारे काम हो रहे हैं। अगला पॉइंट आता है सेप्टेनियल एक्ट। सेप्टेनियल एक्ट, इसमें क्या हुआ था कि जो टेन्योर था पार्लियामेंट का 3 साल उसे बढ़ा के 7 साल कर दिया गया था। इसके बाद आया था पार्लियामेंट्री एक्ट।
इसमें क्या किया गया था, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे उनकी पावर को कम कर दिया गया था और हाउस ऑफ कॉमन्स की पावर को बढ़ा दिया गया था, और जो टेन्योर 7 साल किया गया था उसे कम करके 5 साल कर दिया गया था। अगला पॉइंट हमारे पास आता है स्टैट्यूट्स ऑफ वेस्टमिनिस्टर। इसमें क्या किया गया था, इसमें कुछ टेरिटरीज थी जैसे कि कनाडा, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सबको इंडिपेंडेंट कर दिया गया था, आजाद कर दिया गया था। और लास्ट पर एक एक्ट पास किया गया था, एक्ट ऑफ इंडिमिनिटी। इसमें क्या किया गया था कि जो कोई इलीगल एक्ट करता है, कोई पर्सन इलीगल एक्ट करता है, तो उसको जो ट्रायल में लेके जाया जाता है वो इलीगल नहीं होना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होना चाहिए। इसलिए ये एक्ट पास किया गया था, क्योंकि ये सारे सुप्रीमेसी बात कर रहे हैं पब्लिक राइट्स की। उसके बाद हमारे पास आता है प्राइवेट राइट। प्राइवेट जो राइट्स हैं उनको कंसीडर किया जाता है एज अ सेक्रेड, मतलब होली, उन्हें बड़ा अच्छा माना जाता है। और इसमें एक जूरिस्ट है कॉक, COKE, कॉक। ये क्या कहता है, ये 3 पॉइंट्स अपने बयान करता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है कि जो पार्लियामेंट है वो किसी को भी, जो कोई भी है, चाहे वो माइनर हो या उसकी बड़ी एज का हो, उसका फैसला कर सकता है। और पार्लियामेंट क्या कर सकता है, पार्लियामेंट किसी को भी इलीगल कह सकता है और किसी को भी लीगल कह सकता है। किसी बच्चे को मतलब वो इलीगल कह सकता है और किसी बच्चे को लीगल कह सकता है। इसके साथ ही साथ वो कहता है कि नॉर्मलाइज कर सकता है किसी एलियन को। एलियन कहते हैं लॉ की वर्डिंग में किसी सिटीजन को जो फॉरेन कंट्री से हो, मतलब वो सिटीजन ना हो, वो फॉरेन कंट्री से आया हो, तो उसे नॉर्मलाइज कर सकता है, उसे कह सकता है कि ये हमारे कंट्री का बाशिंदा है। और लास्ट पर हमारे पास जो पॉइंट आता है वो है लिमिटेशंस क्या होती हैं, किसी चीज को लिमिट करना। जब लिमिट करते हैं तो उसकी नेगेटिव साइड आती है, क्योंकि ये बड़ा ही सुप्रीम था, सॉवरन था, तो जब इसकी लिमिटेशंस को बयान किया जाएगा तो इसकी नेगेटिव साइड्स आएंगी, जिसमें सबसे पहले अलेज्ड लिमिटेशन या इसे सपोज्ड लिमिटेशन भी कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आता है वो है मोरल लॉ। मतलब ये जो मोरल लॉ है उसको चैलेंज नहीं कर सकता, मोरालिटी को चैलेंज नहीं कर सकता पार्लियामेंट, चाहे जितना मर्जी सॉवरन हो जाए। लेकिन वो जब मोरालिटी को, लोगों के पर्सनल राइट्स को चैलेंज करना शुरू करेगा, तो जो पार्लियामेंट बनाई है वो तो ऑब्वियसली लोगों ने बनाई है, तो वो नेक्स्ट टाइम वोट नहीं देंगे और वो लोग फारिग हो जाएंगे। तो वो ऐसा एक्ट कभी भी नहीं करते और इनकी पावर यहाँ पे लिमिट होती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है रॉयल प्रीरोगेटिव्स। जो रॉयल प्रीरोगेटिव्स होते हैं, मतलब जो क्राउन होता है और हाउस ऑफ लॉर्ड के बशिंदे होते हैं, तो ऐसे समझ लें जो क्राउन होता है वो बाहर की मुल्कों के साथ ट्रीटीज बनाता है, एग्रीमेंट्स बनाता है। लेकिन अगर जो पार्लियामेंट है उसके काम में दखल अंदाजी करेगी तो वो जो ट्रीटीज हैं वो कैंसिल हो जाएंगे और इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं वो खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी इसकी जो पावर है वो लिमिट में होती है, ये इसमें भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। और तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है एक्ट ऑफ प्रीवियस पार्लियामेंट्स। जो प्रीवियस पार्लियामेंट, जो पहले पार्लियामेंट में रहे हैं, उनके जो बनाए हुए कानून हैं उनको पहले रिस्पेक्ट देना, और दूसरा अगर उनको खत्म करना है तो वो भी आसानी से खत्म नहीं होंगे। यहाँ पर भी इसकी जो पावर है वो लिमिट में होती है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है रियल लिमिटेशंस या एक्चुअल लिमिटेशंस। इसमें 2 तरह की लिमिटेशंस होती हैं, एक तो इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल लिमिटेशंस। इंटरनल लिमिटेशंस ये अंदर से होती है, मतलब कि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं वो उन्हीं लोगों में से होते हैं जिनके ऊपर उन्होंने कानून बनाने होते हैं। तो यहाँ पर भी इनकी पावर लिमिट होती है, क्योंकि अगर वो कोई ऐसा कानून बना देते हैं जो उनके विशेस के खिलाफ है तो नेक्स्ट टाइम वो इन्हें सिलेक्ट नहीं करेंगे, इन्हें इलेक्ट नहीं करेंगे, ये अपनी पार्लियामेंट से फारिग हो जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर इनकी पावर लिमिट है और ये वही करते हैं जो लोग चाहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं एक्सटर्नल लिमिटेशंस। एक्सटर्नल लिमिटेशन में सबसे पहले हमारे पास आता है इंटरनेशनल लॉ। यहाँ पर इसकी जो पावर है वो लिमिट है, क्योंकि ये दखल अंदाजी नहीं कर सकता इंटरनेशनल रिलेशंस में। अगर ये दखल अंदाजी करेगा तो जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनके साथ इसका रिलेशन खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से पार्लियामेंट नेक्स्ट टाइम नहीं, वो मतलब जो मेंबर्स हैं वो नेक्स्ट टाइम इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर भी इनकी पावर लिमिट है और ये कोई ऐसी हरकत नहीं करते जिससे ट्रीटीज जो है, ये एग्रीमेंट्स जो है फॉरेन कंट्रीज से वो खराब हो। दूसरा पॉइंट आता है प्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन।
प्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन, इसमें क्या होता है कि अगर जो पार्लियामेंट है वो लोगों की विशेस के मुताबिक काम नहीं करेगी तो वहां पर मिलिट्री का राज भी आ सकता है और पार्लियामेंट फारिग हो सकती है। तो इस वजह से यहाँ पे भी इसकी पावर लिमिटेड होती है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। इसमें क्या होता है, जो कोर्ट्स होती हैं वो लोगों की लिबर्टी को, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं और अगर कोई उनकी प्रॉपर्टी है तो उनको कंपनसेशन के बगैर कहीं जाने से रोकती हैं। तो यहाँ पर भी पार्लियामेंट की जो सॉवरेनिटी होती है वो लिमिट हो जाती है और यहाँ पर भी सॉवरेनिटी नहीं चल सकती क्योंकि ये पर्सनल मामला होता है। चौथा पॉइंट आता है लीग्स एंड एसोसिएशंस। लीग्स एंड एसोसिएशन, जो पार्लियामेंट लीग्स एंड एसोसिएशंस बनाती है पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पर्पसेस के लिए, तो उसके साथ इसे रुजू करना पड़ता है। ये खुद ब खुद कोई काम नहीं कर सकती, यहाँ पर भी इसकी पावर लिमिटेड हो जाती है। उसके बाद स्टैट्यूट ऑफ वेस्ट मिनिस्टर 1931, इसमें क्या किया गया था, इसमें यह हुआ था कि जो कनाडा था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के को इंडिपेंडेंट कर दिया। जब इंडिपेंडेंट कर दिया तो वहां पर सॉवरेनिटी अब नहीं चल सकती, तो यहां पर भी इसकी पावर जो है वो लिमिटेड होती है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है रूल ऑफ लॉ। इसमें क्या होता है कि अगर कोई पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून पास कर देती है जो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है तो ऑब्वियसली उसकी अपनी सोवरेनिटी, अपनी सुप्रीमेसी चली जाएगी क्योंकि रूल ऑफ लॉ की वजह ही से तो वो सबसे सुपीरियर है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसमें क्या होता है कि जो पार्लियामेंट होती है वो अपनी पावर को डेलीगेट कर देती है दूसरी अथॉरिटीज तक ताकि वो भी कवानीन बना सकें। जब वो डेलीगेट करती है पावर अपनी तो उसकी सुप्रीमेसी कम हो जाती है, तो यहाँ पे भी लिमिट लग जाती है। और लास्ट पे हमारे पास आता है पॉलिटिकल सोवरेनिटी। इसमें क्या होता है, वही जो बात पहले हमने की थी कि लोगों की विशेस के बगैर अगर पार्लियामेंट कोई काम करेगी तो उसकी अपनी पार्टी ही नहीं रहेगी, तो यहाँ पर भी इसकी पावर जो है वो लिमिटेड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, ये वीडियो की समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।